हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ TY BCom सेमेस्टर 6 स्टैटिक सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैंपल टेस्ट। ये चैप्टर आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन किया है जिससे आप एग्जाम में अच्छा से स्कोर ला सके। बिकॉज आपका ये सेमेस्टर 6 है तो आई होप आप समझ सकते हैं कि सेम 6 की क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में। आपको काफ़ी मेहनत से पढ़ना है और काफ़ी अच्छा सा स्कोर खड़ा करना है, राइट। और उसके बाद इसे गुजराती में क्या कहते हैं वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप सभी लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं और एग्जाम में सभी को मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। बिकॉज इट इज सेम 6 और सेम 6 की क्या इंपॉर्टेंस है आई होप आप समझ रहे होंगे। तो गुजराती में से कहते हैं परिकल्पना परीक्षण एंड गुरु निदर्श परीक्षण। आई होप आप समझ चुके होंगे कि चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या क्या सीखना चाहिए जिससे आप एग्जाम में अच्छा से स्कोर खड़ा कर सके, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा यहाँ पे लार्ज सैंपल टेस्ट और वहाँ पे दो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक में लिखा होगा ए और सेकेंड में लिखा होगा बी। यानी कि आपको इस चैप्टर में सीखना पहले तो टेस्ट ऑफ वेरिएबल जिसके 2 टाइप्स होंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, जो कि आज का जो लेक्चर मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ उसमें आज मैं आपको समझाने वाला हूँ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। सेकंड है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन, दैट मीन्स 2 माध्यम। एंड सेकंड है आपके पास टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसके भी 2 टाइप्स है। सेम यहाँ पर मैं आपको गुजराती में भी एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा होगा गुजराती में गुरु निदर्श परीक्षण, राइट ना। और इनके 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक लिखा होगा चलनात्मक परीक्षण एंड सेकंड लिखा होगा गुणात्मक परीक्षण। इनके भी 2 टाइप्स, निदर्श मध्यक निसार्थकता परीक्षण एंड सेकेंड वन बेनिदर्श मध्यकोना तफावत सार्थकता परीक्षण। तो आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ निदर्श मध्यक निसार्थकता परीक्षण। आई होप आप समझ चुके होंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना चाहिए। 2 मेथड, टेस्ट ऑफ वेरिएबल एंड टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और हम गुजराती में कहेंगे चलनात्मक परीक्षण और गुणात्मक परीक्षण, जिसमें से आज मैं आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गुजराती में निदर्श मध्यक निसार्थकता परीक्षण। आपको पूरा लेक्चर एंड तक देखना जिससे आपको पता चले कि चैप्टर नंबर 1 को हमें किस तरीके से सीखना चाहिए और एग्जाम में किस तरीके से अच्छे नंबर हमें लाने चाहिए, राइट। तो अब मैं लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर इस टाइप के 2 टेबल याद करने होंगे, राइट। याद करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखा होगा 2 टेल टेस्ट 1%, 5% एंड 10%, और यहाँ लिखा है 1 टेल टेस्ट 1%, 5% एंड 2%, सॉरी 10%। और सेम यहाँ पे गुजराती में लिखा होगा बे छेड़ा वालू परीक्षण 1%, 5% एंड 10% एंड एक छेड़ा वालू परीक्षण 1%, 5% एंड 10%। सर आपने हमें टेबल तो बता दिया है बट इसका यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, दैट मीन्स इसका यूज कैसे करना चाहिए। वेरी गुड, नाइस पॉइंट आपने नोट किया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमें 1 पॉइंट टेबल कब यूज करना चाहिए एंड 2 टेल टेबल कब यूज करना चाहिए। पूरा लेक्चर आपको एंड तक देखना है और अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग होने वाला बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ में आपको उतावल नहीं करना है, अच्छी तरीके से सीखना है, राइट। अच्छी तरीके से आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पे टेबल का हमें कैसे यूज करना है बहुत आसानी से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से चैप्टर आ सके। सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्ड्स आर नॉट गिवन, दैट मीन्स गुजराती में लिखा होगा शब्दों आप में ना हो। जब कोई भी शब्द ना दिए गए हो तो आपको हमेशा यूज करना है 2 टेल टेस्ट, दैट मीन्स बेछेद वालू परीक्षण। तब आपको 1% के लिए 2.58, 5% के लिए 1.96 एंड 10% के लिए 1.645। सर ये वर्ड्स क्या होते हैं, वेरी गुड पॉइंट नोट। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड्स यानी कि शब्दों के बारे में क्या बोलना चाहता था। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा होगा वर्ड्स आर गिवन, दैट मीन्स शब्दों आपेल हुए। जब आपके पास शब्द दिए गए होंगे तब आपको हमेशा यूज करना है 1 टेल टेस्ट, दैट मीन्स गुजराती में कहेंगे एक छेद वालू परीक्षण। सर वो वर्ड्स कौन से होंगे, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा जेम के लेस देन लिखा हो, स्मॉलर देन लिखा हो, शॉर्टर देन लिखा हो, दिस मीन्स कंपेयर टू लेस लिखा हो। यानी कि आपको हमेशा टेबल नंबर 1 यूज करना है, दैट मीन्स एक छेद वालू परीक्षण। इसके अलावा मोर देन लिखा हो, ग्रेटर देन लिखा हो, टोलर देन लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो, हायर देन लिखा हो। तो इसे थोड़ा सा आपको मेंटेन करना होगा। ये जो वर्ड्स लिखे होंगे तो आपको हमेशा क्या यूज करना होगा, 1 टेल यानी कि एक छेद वालू परीक्षण। इसके अलावा क्या हो सकता है, वहां पर मिनिमम भी लिखा हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा होगा, क्लेम लिखा होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे जब इन सब वर्ड्स का यूज आपके सब में होगा तो आपको क्या यूज करना है, 1 टेल यानी कि एक छेद वालू परीक्षण, राइट। और गुजराती में कह सकते हैं हम थ्री करता ओछू
ઘટાડો, ઓછું કરતા, થી કરતા બધું, न्यूनतम, महत्तम અને दावा, इन सभी शब्दों का उपयोग किया गया हो तो आपको हमेशा कौन सा टेबल यूज करना है सर, वन टेल टेस्ट, दैट मीन्स एक छेद वालू परीक्षण। तब आपको 1% के लिए 2.33, 5% के लिए 1.645 एंड 10% के लिए 1.28। आई होप आप समझ चुके हैं कि मैं वन टेल टेस्ट कब लेना चाहिए एंड टू टेल टेस्ट कब यूज करना चाहिए। दैट मीन्स गुजराती में कहेंगे एक छेद वालू अने बे छेद वालू परीक्षण किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए। इसके अलावा अभी मन में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि बाई चांस सम के अंदर ना 1% लिखा हो, ना 5% लिखा हो, ना 10% लिखा हो, तब हमें क्या करना चाहिए। एकदम राइट पॉइंट नोट किए। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किया है, तो आप चाहें तो इसे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, जिससे आप एग्जाम हॉल में जब भी जाएं तो आप एक टेबल को लेकर जाएं और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाएं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स જ્યારે કંઈ પણ આપેલ ના हो, दैट मीन्स कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो आपको हमेशा कौन सा टेबल यूज करना है, ऑलवेज आपको 5% टेबल का यूज करना है। अगर 1% बोला है तो 1%, 10% बोला है तो 10% एंड 5% बोला हो तो 5%, बट कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि हमें कौन से टेबल का यूज करना है, तब आपको हमेशा कौन सा टेबल यूज करना है सर, हमेशा 5% का टेबल यूज करना। आई होप वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट हम कब यूज करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते इस चैप्टर में हमें और क्या क्या सीखना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेथड आपकी लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी पहले से, लार्ज सैंपल टेस्ट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे गुरु निदर्श परीक्षण, जिसमें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, और गुजराती में कहेंगे निदर्श मध्यकनी सार्थकतानु परीक्षण। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 2 मीन आने वाले, दैट मीन्स आपको यहाँ पर 2 मीन दिए होंगे, यहीं पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है राइट। और गुजराती में कहेंगे यहाँ पे 2 माध्य दिए होंगे, एक मीन को हम कहते हैं एक्स बार और दूसरे मीन को कहते हैं हम म्यू, दैट मीन्स एक माध्य को हम कहेंगे एक्स बार और दूसरे माध्य को कहेंगे म्यू। तो कब हमें एक्स बार यूज करना चाहिए और कब हमें म्यू यूज करना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमें एक्स बार कब लेना है और म्यू कब लेना है। और उससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू एक्चुअल मीन, गुजराती में लिखा होगा खरेखर माध्य, एंड म्यू इज इक्वल टू लिखा होगा एस्टिमेटेड मीन यानी कि धारेल माध्य। लाइक एग्जांपल जैसे कि आप लोग टीवाई बीकॉम सेम 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने बोल के रखा है कि मेरे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 में 98% आने वाले, राइट ना। आपने बोल दिया कि आपके कितने परसेंट आएंगे 98%, दैट मीन्स आपने ऐसा सपोज किया, दैट मीन्स एस्टिमेट है आपके हिसाब से आपके 98% आने वाले, दैट मीन्स ये आपने सपोज कर लिया, ये आपने मान लिया, ये आपका गोल है। तो जो हम सपोज कर लेते, जो हम एस्टिमेट करते उसे हम कहेंगे म्यू, राइट। पर जब आपका रिजल्ट आया, आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा पेपर लिखा, उसके बावजूद 98 की जगह पर आपका जो रिजल्ट आया हुआ है वो 97.50% आया, दैट मीन्स 0.5 कम हुआ है। दैट मीन्स एक्चुअल में कितना आया आपका 97.5, आपने सपोज क्या किया था 98 पर आया कितना 97.5। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एक्स बार दैट मीन्स एक्चुअल मीन कब यूज करना है, दैट मीन्स खरेखर माध्य कब यूज करना है, एंड एस्टिमेटेड यानी कि म्यू यानी कि धारेल माध्य हमें कब यूज करना है, राइट ना। जो आपका एक्चुअल होगा, जो आपको खरेखर होगा, जो आपको रिसीव हुआ है, जो आपको प्राप्त हुआ है, उसे हम कहेंगे एक्स बार, और जो आपने सपोज किया है, मान लिया था, उसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड मीन और गुजराती में कहेंगे धारेल माध्य। आई होप आप समझ चुके हैं कि एक्स बार एंड म्यू की मीनिंग हमें किस तरीके से यूज करना है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर से जो कंफ्यूजन रहा होगा दोनों मीन को लेकर के वो दूर हो चुका होगा। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, बिकॉज ऑफ सेम 6 काफी इंपोर्टेंट, शेयर करने से आपको एक अच्छा सा बेस्ट ऑफ लक, आपको काफी अच्छा सा थैंक यू मिलेगा। वही थैंक यू आपको एग्जाम में अच्छा सा रिजल्ट दिलाएगा, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग, आप सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर लिखा है स्टेप नंबर 1, किस तरीके से हमें सम को सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है पर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका हो। कोई भी सम को सीखने के लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्टेप नंबर 1, मैंने नाम दिया डिफरेंस और हमने गुजराती में लिखा है तफावत। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखा है एक्स बार माइनस म्यू। यहाँ पे आपको जो लाइन दिखाई दी उसमें बोलेंगे मानांक, दैट मीन्स अगर इसका आंसर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिखना है, अगर नेगेटिव भी आएगा तो भी आपको पॉजिटिव ही लिखना है, बिकॉज ऑफ आपने ये बहुत पहले की क्लासों में सब सीख रखा है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 है आपका डिफरेंस यानी कि तफावत। सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू। स्टेप नंबर 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है स्टैंडर्ड एरर और गुजराती में लिखा होगा प्रमाणित दोष। हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरी गुड पॉइंट। अभी हम जब सम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, राइट।
गुजराती में कहेंगे प्रमाणित विचलन, अपॉन में लिखा होगा रूट एन। और इसका एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है और करके, व्हेन कैपिटल एन इज गिवन, जब सवाल के अंदर दैट मीन सम के अंदर बड़ा वाला एन दिया गया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है और वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये तो इतना ही रहेगा, कट कॉपी पेस्ट ही करना है, सिर्फ आपको इतना सा ऐड कर देना है, अंडर रूट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, व्हेन इन सम कैपिटल एन इज गिवन, જ્યારે દાખલામાં મોટું એન આપેલ હોય तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है स्टेप नंबर 2 के लिए, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम गुजराती में कहेंगे प्रमाणित दोष। आई होप स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, राइट। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। यहाँ पे लिखा है जेडसी, जेडसी का मतलब होता है जेड कैलकुलेटर या जेड कैलसी। यहाँ पे इनका फॉर्मूला लिखा है डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, गुजराती में कहेंगे तफावत अपॉन में प्रमाणित दोष। इन शॉर्ट में स्टेप नंबर 1 के अपॉन में आपको स्टेप नंबर 2 को मेंटेन करना है और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, स्टेप नंबर 3। आई होप आप स्टेप नंबर 1 2 3 अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। नेक्स्ट लिखा है स्टेप नंबर 4, जेड टी, टी मतलब टेबल, जेड टेबल। तो अभी हाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जेड टेबल के लिए कि 1 टेल कब लेना चाहिए, 2 टेल कब लेना चाहिए, तो जब हम सम लगाएंगे तो आपको जेड टी का मतलब पता चलेगा। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5, यहाँ पे लिखा मैंने जेड सी और यहाँ पे लिखा मैंने जेड टी, यानी कि जेड सी और जेड टी को आपको कंपेयर करना है और वहाँ से पता लगाना है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुआ है या फिर रिजेक्टेड हुआ है, दैट मीन्स परिकल्पना स्वीकार हुई है अस्वीकार हुई है, हमें पता लगाना पड़ेगा। सर वो कैसे पता चलेगा, एकदम राइट पॉइंट नोट किए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जेड सी और जेड टी की हमें कंपैरिजन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है और आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, मैंने यहाँ पे लिखा है જ્યારે जेड सी मोटू होए, जब भी आपका जेड सी मोटू होगा दैट मीन्स जब बड़ा होगा कंपेयर टू जेड टी, तो आपका हाइपोथेसिस दैट मीन्स आपकी परिकल्पना क्या हो जाएगी, अस्वीकार। इंग्लिश मीडियम, जब जेड सी आपका बड़ा होगा दैट मीन्स ग्रेट होगा कंपेयर टू जेड टी, तो आपका हाइपोथेसिस हमेशा क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। आई होप आप समझ चुके होंगे जब जेड सी बड़ा होगा तो आपको रिजेक्ट लिखना है, दैट मीन्स अस्वीकार करना है। फिर यहाँ लिखा है जेड सी नानू है, दैट मीन्स जब आपका जेड सी छोटा होगा दैट मीन्स स्मॉलर होगा तो आपका हाइपोथेसिस हमेशा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, दैट मीन्स स्वीकार हो जाएगा। जेड सी बड़ा होगा तो आपका रिजेक्ट होगा एंड स्मॉल होगा दैट मीन्स छोटा होगा तो आपका एक्सेप्ट होगा, राइट ना। तो आपको पता चल चुका कि हमें कब स्वीकार करना है और कब अस्वीकार करना है, एक्सेप्टेबल कब आएगा एंड रिजेक्टेबल कब आएगा। आई होप समझ चुके हैं। फिर यहाँ पर और भी कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी, बिकॉज ऑफ इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आप इस टाइप का कोई भी सम लगाएंगे आपको 100% श्योरिटी के साथ सभी सम आ ही जाएंगे। फिर लिखा व्हेन एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, जो आपको आगे बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता हूँ क्या होता है, कि जब आपके सवाल में माध्य और प्रमाणित विचलन नहीं दिया गया तो आपको उसे सॉल्व करना होगा। एक्स बार का फॉर्मूला तो नॉर्मली आपने 11th क्लास से सीखा हुआ, 10th में भी सीखा था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। कब आपको यूज करना है, जब एक्स बार सम में ना दिया गया हो तब, दैट मीन्स माध्य ना दिया गया हो तब। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स प्रमाणित विचलन भी ना दिया गया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट में सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आई होप जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे एक बार प्लीज फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा और आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इन स्टेप्स का हमें सम में किस तरीके से यूज करना चाहिए, राइट। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपकी बुक का सम नंबर 6। मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश गुजराती सभी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और सम को अच्छी तरीके से रीड करना है, तो मैं आपके सामने अच्छी तरीके से रीड करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस बुक का यूज करके भी 100% सम को सीख सकते हैं, राइट। सम नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, the mean lifetime of 100 fluorescent light tube produced by a company is computed by to be 1570 hours with a standard deviation of 120 hours, राइट। यहाँ पर लाइफ टाइम जो दिया गया 100 फ्लोर लाइट है और जिसका हमारे पास आवर कितने दिए 1570 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 120 आवर्स, राइट। द कंपनी क्लेम, देखना यहाँ पर कौन सा वर्ड आ चुका है, क्लेम वर्ड आ चुका है, ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा वर्ड आ चुका है, क्लेम वर्ड। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है क्लेम। जब सवाल में क्लेम वर्ड लिखा हो तो हमें कौन से टेबल का यूज करना चाहिए, आई होप आप समझ चुके होंगे। देखो यहाँ पर मैंने समझाया था वर्ड्स आर गिवन, જ્યારે शब्दों आप देखो यहाँ पर क्लेम लिखा हुआ है, जब भी क्लेम आएगा तो आपको हमेशा कौन सा टेल यूज करना होगा, 1 टेल। आई होप आप समझ चुके होंगे इस सम के अंदर हमें 1 टेल का यूज करना है, राइट। चलते सम की तरफ।
फिर यहाँ पे लिखा है द कंपनी क्लेम दैट द एवरेज लाइफ ऑफ ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इज 1600 आवर्स। कंपनी का जो एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्चुअल आवर्स दिए गए हैं, वो कितना दिया हुआ है 1600 आवर्स, दैट मीन्स 1600 आवर्स। इज द क्लेम जस्टिफाइड, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बोला गया है कि हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करना है, राइट। ये तो मैंने इंग्लिश में रीड किया था, एक बार मैं आपको गुजराती में बताना चाहता हूँ, फिर एक्चुअली में सम में क्या हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सम नंबर 6 है, एक कंपनी ने 100 फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट सरेराश आयुष्य दिया हुआ है 1570 आवर्स, 1570 કલાક, અને પ્રમાણિત વિચલન આપેલ છે 120 કલાક। કંપની એવો દાવો કરે છે કે તેમની ઉત્પાદિત ટ્યુબલાઇટનું સરેરાશ આયુષ્ય 1600 કલાક છે, दैट मीन्स 1600 आवर्स दिया है। આ દાવો સાચો ગણી શકાય છે। ध्यान रखना क्या लिख के आया है, दावा लिख कर आया है। तो फिर से एक बार मैं टेबल के पास लेके जाना चाहता हूँ आपके पास। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दावा लिखा ना, जब भी दावा लिखा होगा कौन सा परीक्षण यूज करना होगा, एक छेद वालू परीक्षण। आई होप कौन सा टेबल यूज करना है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं सम को अच्छी तरीके से फिर से एक बार रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो फिर से बात हो रही है यहाँ पर, सबसे पहले कितने फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब हमारे पास, सर 100 है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा सर, इसे हम बोलेंगे एन, राइट आंसर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर टोटल ट्यूबलाइट कितनी है सर 100 है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए n इज इक्वल टू 100। सिर्फ आपको पहचानना है कि n कौन है, एक्स बार कौन है, म्यू कौन है। कंपनी ने क्लेम किया है कि हमारी जो ट्यूबलाइट वो कितना चलेगी 1600 आवर्स। जो कंपनी का क्लेम है, कंपनी ऐसा बोलती है कि हमारी ट्यूबलाइट कितने आवर्स तक चलेगी 1600 आवर्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपने बोला था हमारे 98% आएंगे। तो जो चीज़ कंपनी बोल रही है, जो चीज़ हमने सपोज किया है, उसे हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ चुकी है 1600, राइट। एक कंपनी ने क्लेम किया, कंपनी ऐसा बोलती है कि हमारी ट्यूबलाइट कितना चलेगी 1600 आवर्स। बट एक्चुअली में क्या हुआ, जब आपने ट्यूबलाइट यूज की तो आपकी ट्यूबलाइट जस्ट कितना चली 1570 आवर्स। तो जो एक्चुअली मीन होता है, जो खरेखर चला हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स बार कहते हैं सर। तो यहाँ पर आपको एक्स बार की वैल्यू भी मिल चुकी है, एक्स बार इज इक्वल टू 1570 आवर्स, राइट ना। कंपनी कहती इतना चलेगी, बट इतना हुआ नहीं, उसके सामने चला कितना 1570। जो मैं आपको एग्जांपल शेयर किया था, आपने कहा था 98%, बट एक्चुअली में कितने आए थे 97.5, राइट ना। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है यहाँ पर, सम के अंदर लिखा था प्रमाणित विचलन जो है वो कितना है 120 आवर्स, 120 कलाक। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम गुजराती में कहते हैं प्रमाणित विचलन, वो आ चुका है आपका 120। आई होप मैंने किस तरीके से एन, एक्स बार, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स प्रमाणित विचलन को सॉल्व किया, ढूंढा है, आपको पता चल चुका होगा। अब हमें सिंपल स्टेप में अपने सवाल को फॉलो करना है एंड 100% सवाल को अच्छी तरीके से लगा लेना है। उससे पहले अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है EIP एजुकेशन और फेसबुक पे भी हमारा पेज है EIP एजुकेशन। आप EIP अदरवाइज EIP एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पे हम जरूर दिखाई देंगे। वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आने वाली होती है, बिकॉज ऑफ कौन सा लेक्चर अपलोड होने वाला है, सेम 2 का, सेम 4 का, सेम 6 का, अदरवाइज कोई सी भी क्लास का जो भी लेक्चर अपलोड होने वाला है वहाँ पे पहले से पता चल जाता है। तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे समझा था, हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा स्टेप नंबर 1, जिसका नाम क्या था, डिफरेंस, जिसे हम गुजराती में कहेंगे तफावत। अब आपका सवाल बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से होने वाला, बिकॉज ऑफ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू, राइट ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए एक्स बार की वैल्यू कितनी थी आपके पास सर 1570, वेरी ऑसम। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1570 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी आपके पास सर, म्यू की वैल्यू थी 1600। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1600। 1570 में से 100 लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 30, राइट ना। अभी हाल मैंने आपको समझाया था, जब भी आपका आंसर नेगेटिव आए तो भी आपको लिखना क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव चीज काफी अच्छी होती है, नेगेटिव चीज कोई भी अच्छी नहीं होती। हो सके तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाइए, राइट। एंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए और सभी के बीच में शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, राइट।
तो स्टेप नंबर 1 आपका आ चुका है यहाँ पर 30। कैसे है आप यही समझ चुके हैं, माइनस दिया था तो भी क्या हो गया प्लस, प्लस होगा तो भी क्या रहेगा प्लस। स्टेप नंबर सॉल्व। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम गुजराती में कहेंगे प्रमाणित दोष। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन, एंड गुजराती में कहेंगे प्रमाणित विचलन अपॉन में रूट एन। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसे आप राइट कीजिए। सर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स प्रमाणित विचलन दिया हुआ है, कितना था सर 120, वेरी ऑसम। तो आप भी यहाँ पे राइट कीजिए 120। क्या लिखा है रूट में एन, तो वेरी परफेक्ट। तो एन की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है 100, वेरी ऑसम। तो यहाँ पे आपने लिख दिया रूट में कितना कर दिया 100। अब इतना तो आपको ही पता चलता ही है कि 100 किसका रूट होता है सर 10 का रूट होता है। आप चाहें तो कैल्सी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैल्सी की नीड नहीं थी इसलिए मैं कैल्सी यूज नहीं कर रहा हूँ। 10 से 10 रिजेक्टेड हुआ तो आपके पास वैल्यू हो चुकी जस्ट ओनली 12, और ये सॉल्व हो चुका है आपका स्टेप नंबर 2 स्टैंडर्ड एरर यानी कि प्रमाणित दोष, राइट ना। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 3। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ZC यानी जेड कैलकुलेटर जेड कैल्सी। फॉर्मूला क्या है डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, तफावत अपॉन में प्रमाणित दोष। या फिर आप बहुत आसान है स्टेप नंबर 1 को स्टेप नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए ना। स्टेप नंबर 1 क्या था डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ चुका था आपके पास 30, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 30 यानी कि 30 डिवाइड स्टैंडर्ड एरर यानी कि प्रमाणित दोष आपने अभी हाल सॉल्व किया, कितना आया था 12, तो 30 को डिवाइड कर देता हूँ 12 से। फिर भी एक बार मैं आपके सामने कैल्सी यूज करता हूँ जिससे आपको पता चले सर डिवाइड किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 30 एंड 30 को डिवाइड कीजिए 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे तो आई होप आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा 2.5, वेरी परफेक्ट। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2.5 और ये आपको मिल चुका है यहाँ पर ZC की वैल्यू आ चुकी है 2.5। स्टेप नंबर 4 आपको यूज करना है ZT का मतलब जेड टेबल। अब यही क्वेश्चन क्लियर करना है आपको सर जेड टेबल हमें कौन सा यूज करना है 1% के 2%। याद कीजिए सम के अंदर कुछ गिवन था, याद करो नहीं याद आ रहा है मैं याद दिला दे रहा हूँ। क्लेम वर्ड लिखा था और गुजराती में कौन सा वर्ड लिखा था वो भी बता देता हूँ सर। यहाँ पे लिखा था दावा शब्द। जब भी क्लेम लिखा होगा दैट मीन्स जब भी दावा वर्ड लिखा होगा तो हमें हमेशा कौन से टेबल का यूज करना है। देखिए यहाँ पर क्लेम गुजराती में कहेंगे दावा, कौन सा टेबल यूज करना है सर 1 टेल टेस्ट, एक छेद वालू परीक्षण। एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो ऑलरेडी पहले से बोला गया है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें कितना लेना है 5%, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा 5% एंड 5% की वैल्यू कितनी है 1.645। आई होप आप समझ चुके हैं कि मैंने 1 टेल क्लेम दिया था दैट मीन्स दावा लिखा था इसलिए मैंने 1 टेल टेस्ट का उपयोग किया, एक छेद वाले परीक्षण का यूज किया है, 2 टेल का यूज नहीं किया बिकॉज ऑफ कोई वर्ड्स जब अपने पास वर्ड्स आर नॉट गिवन, जब कोई शब्द ना दिए हो तो हमेशा क्या आएगा 2 टेल्ड यानी कि बेछेद वालू परीक्षण। जब कोई वर्ड्स दिए गए तो आप हमेशा कौन सा यूज करेंगे 1 टेल टेस्ट यानी कि एक छेद वालू परीक्षण। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था 5%, तो 5% का जेड टेबल कितना है 1.645, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे जेड टेबल के सामने राइट कीजिए 1.645। आई होप आप समझ चुके हैं कि 1.645 क्यों आया, राइट। स्टेप नंबर 5 यहाँ पे लिखा है ZC यानी कि जेड कैल्सी एंड ZT यानी कि जेड टेबल। तो ZC आपने सॉल्व किया था, ZC आपका कितना आया था सर 2.5, तो आप यहाँ पे ZC के सामने लिख दीजिए 2.5। आई होप मैंने 2.5 ZC के सामने क्यों लिखा आपको समझ में आ चुका होगा। ZT यानी कि जेड टेबल अभी आपने सॉल्व किया, कितना आया था 1.645, तो आप भी यहाँ पे राइट कीजिए 1.645। अब आप डिसाइड कीजिए यहाँ पे बड़ा कौन है सर। ZC जो है कंपेयर टू ZT में ZC बड़ा है, तो यहाँ पे किसकी साइन लगा देता हूँ मैं बड़े की साइन लगा देता हूँ। तो अपना ZC जो है वो ZT से बड़ा है। अब ये एक्सेप्टेबल होगा कि रिजेक्टेबल होगा, दैट मीन्स स्वीकार करना है कि अस्वीकार करना है। तो उसके लिए फिर से एक बार रूल पे चलते हैं। याद कीजिए आपने रूल याद किया था यहाँ पर When ZC मोटू हो दैट मीन जब ZC आपका बड़ा होगा तो हाइपोथेसिस हमेशा क्या हो जाएगा रिजेक्टेड, परिकल्पना अस्वीकार करवामा आवशे। यानी ZC बड़ा है तो यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या होने वाला है रिजेक्टेड होने वाला है। तो यहाँ पर ZC की वैल्यू कंपेयर टू ZC से बड़ी है तो हाइपोथेसिस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा रिजेक्टेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश के अंदर हाइपोथेसिस is rejected। आई होप आप समझ चुके रिजेक्टेड क्यों हुआ है। और गुजराती में लिखेंगे हम परिकल्पना अस्वीकार थसे।
आई होप आपने सम को अच्छी तरीके से देखा होगा, 100% आपको सम कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप चाहें तो एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क में लगा सकते हैं, और इसके अलावा इस टाइप के जितने भी सम आपको मिले इस चैप्टर के अंदर आप सभी को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।